अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए, हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स ऑन द स्ट्रेट स्ट्रिंग। जैसे हमारे कपड़े सुखाने का धागा है, रस्सी है, उसको हमने बीच में से पकड़ के प्लग किया और उसको रिलीज किया तो उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो रहे हैं। तो हम देखेंगे उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। मुझे कुछ बेसिक बातों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये है कि हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रिंग, इसके अंदर फॉर्म होने वाले हैं स्टेशनरी वेव्स। ओके, इसमें अगर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होने वाले हैं तो सबसे पहले सवाल, अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द वेव? v इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। किसकी वेलोसिटी? जो वेव आगे प्रोपोगेट हो रही है, दैट मीन्स द ट्रांसवर्स वेव। जरा ध्यान दें, अगर मैंने इसको प्लग किया और छोड़ दिया तो ये पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा। यहाँ के केस में देखिए पार्टिकल्स के ऑसिलेशन का डायरेक्शन, पार्टिकल इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव इस तरह जा रही है, इस तरह वापस आ रही है। मतलब ये ऐसी वेव है जिसमें पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर है। अगर पार्टिकल के ऑसिलेशन का डायरेक्शन और वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। हमने इससे पहले का एक लेक्चर किया है जिसमें हमने प्रूफ किया था वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। क्या आपको याद है? वी नो दैट velocity of transverse wave is given as velocity of transverse wave on a straight string is given as। हाँ, कैसे बताते हैं उस वेलोसिटी को? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ को हम म्यू कहते हैं। ओके, इतना तो समझ गया। अब ना हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करेंगे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल है, v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा है, मतलब n इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लैम्बडा हो जाएगा। चलिए, तो n का फॉर्मूला हमको मिलेगा 1 बाय लैम्बडा इंटू v का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू। कुछ बुक्स में इसको स्मॉल m से डिनोट किया हुआ है। स्मॉल m के वहां भी माने मास के नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ के हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको म्यू से डिनोट करता हूं। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। मान लीजिए हम बात करते हैं सबसे पहली आने वाली फ्रीक्वेंसी की, यानी फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, अगर यहां फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए यहां पे स्ट्रिंग है, ये है हमारा फिक्स एंड, ये है हमारा फिक्स एंड। मुझे बताइए फिक्स एंड पर क्या प्रोड्यूस होगा जब स्टेशनरी वेव्स आ जाएंगे? तो नोड या एंटी नोड? ये हमारा फिक्स एंड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता। तो स्टेशनरी वेव का भी वो पार्टिकल वहां आना चाहिए जो कि मूवमेंट नहीं करेगा। तो हम याद करें तो हमको याद आएगा स्टेशनरी वेव का वो पार्टिकल जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस ही नहीं होता, या जिसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं नोड। इसलिए यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे आएगा नोड और यहां पर भी आएगा नोड। अब थोड़ा ध्यान दें, आप लोगों को समझना चाहिए, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल मोड की। इसमें आने वाली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। सही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी सबसे कम चाहिए, वेलोसिटी तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम चाहिए तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन के साथ है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होंगी तभी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जितनी पॉसिबल वेवलेंथ है ज़्यादा से ज़्यादा उतनी हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। इसकी फंडामेंटल मोड में लूप इस तरह फॉर्म होता है, ये हमारा लूप। ओके, ये जाने वाली वेव है और ये आने वाली वेव है। इन दोनों के बनने की वजह से स्टेशनरी वेव फॉर्म हो गए। इस तरह के स्टेशनरी वेव यहाँ मिल रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल के अंदर स्टडी किया है। ओके, ये हमारा पहला लूप बन चुका है। इसके अंदर ध्यान दे तो आपको याद आएगा कि ये पॉसिबल सबसे बड़ी वेवलेंथ है। जब मैं आगे जाऊंगा ना तो आपके जहन में और बात क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कैसे होती है। ओके, एक बात बताएं, यहाँ पर क्या मिला आपको? यहाँ मिला आपको एंटी नोड, मतलब ये पार्टिकल तो ऊपर जा रहे हैं। तो अगर फंडामेंटल मोड की बात करें तो इन फंडामेंटल मोड कितने एंटी नोड्स हैं? इन फंडामेंटल मोड में एंटी नोड कितने हैं?
एंटी नोड्स हैं एक और नोड्स कितने हैं, नोड्स हैं दो। तो अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें, फंडामेंटल मोड में दो नोड्स प्रोड्यूस होते हैं और एक एंटी नोड प्रोड्यूस होता है। अब मेरा सिंपल सवाल, यहां से यहां तक की लेंथ है l, स्मॉल l कहता हूं मैं उसको। अब मुझे बताओ दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेट नोड्स, एक के बाद एक आने वाले नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो आप कहेंगे लैम्बडा बाई 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि l इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2 हियर, ऐसा लिखा जा सकता है। मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2l। हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है फ्रीक्वेंसी का, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, 1 बाय लैम्बडा की जगह पर क्या लिख लूं, 1 बाय 2l अंडर रूट t डिवाइडेड बाय म्यू। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रेच स्ट्रिंग आपके पास है तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इतना ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं सेकेंड मोड की तरफ। ये तो हुआ फंडामेंटल मोड। इसके बाद वाला सेकेंड मोड, सेकेंड मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को अभी जो प्लग किया है, अभी जो पकड़ के नीचे से खींचे हैं, वो कितनी लेंथ से खींचे। अगर मैं यहां पे लिखूं स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट, स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट, हाँ कहां पर स्ट्रिंग प्लग की गई, बीच में से ना, यहां से पकड़ के आपने खींचे ना उसको, मतलब कितना l बाई 2 से आपने उस स्ट्रिंग को खींचा है। सही है। या मैं वेवलेंथ के फॉर्म में लिखूं तो लैम्बडा बाय 4 पे आपने उसको प्लग किया है। सही है। ओके, तो यहां पे जो हमारी वेव्स फॉर्म हुई, स्टेशनरी वेव्स, वो फंडामेंटल मोड की होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होंगी। आगे बढ़ते हैं सेकेंड मोड। तो सेकेंड मोड के अंदर आप खुद सोचो कि यहां पर तो ये जो हमारे दो एंड्स हैं, ये भी एंड फिक्स है, इसको भी मैं नाम देता हूं नोड, इसको भी नाम देता हूं नोड। अब मुझे चाहिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी बड़ी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। इससे बड़ा वाला फ्रीक्वेंसी लेने के लिए वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा। पहले देखो इतने डिस्टेंस में अभी भी लेंथ l ही है, पहले इतने डिस्टेंस में सिर्फ हाफ लूप फॉर्म हो रहा था, सॉरी एक लूप फॉर्म हो रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग को बीच में से फिक्स कर लेंगे, बीच में से उसको फिक्स किया और इसको यहां से प्लग किया, तो एक लूप ऐसे फॉर्म हुआ, उसके साथ वाला दूसरा लूप ऐसे, और ये वापस आने के बाद एक लूप ऐसे और एक लूप ऐसे। अब जरा ध्यान दो, यहां पे क्या लेंथ चेंज हुई है, लेंथ चेंज नहीं हुई, लेकिन एक नोड से यहां भी एक हमको नोड मिल गया, तो नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्बडा बाई 2, और यहां के नोड से यहां के नोड का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा बाई 2। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि यहां पर l इज इक्वल्स टू लैम्बडा हो रहा है। सही है ना। ओके, अब यहां पे देखते हैं इन सेकेंड मोड एंटी नोड्स कितने हैं, सेकेंड मोड के अंदर एंटी नोड्स कितने हैं, ये एक पार्टिकल है एंटी नोड और ये एक पार्टिकल है एंटी नोड, मतलब दो एंटी नोड्स हैं। और नोड्स कितने हैं, नोड्स 1 2 3। तो फंडामेंटल मोड के बाद वाला या सेकेंड मोड के अंदर 3 नोड्स और 2 एंटी नोड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन में दे सकता है वो कि आपने एक स्ट्रिंग ली, उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस किए, तो ऐसे स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुए कि 2 एंटी नोड्स है और 3 नोड्स हैं। तो हम ये डायग्राम वहां बना लेंगे। अब थोड़ा ध्यान दें, यहां पर देखो, यहां वेव वही है, यहां भी वेव वही है, लेकिन इस लेंथ में उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा बाई 2 और यहां पे लेंथ के अंदर वेवलेंथ है लैम्बडा, मतलब वेवलेंथ तो बदल गई। दूसरे अल्फाज में यहां पे वेवलेंथ इतनी बड़ी थी, देखो ये तो आधी वेवलेंथ हुई ना, तो इसके आगे चलेगा तो इतनी बड़ी वेवलेंथ, और यहां सेम डिस्टेंस के अंदर वेवलेंथ शॉर्ट हो गई। अगर वेवलेंथ कम हो रही है मतलब हमको यहां लिखना चाहिए क्या, लैम्बडा 1, और यहां लिखना चाहिए क्या, लैम्बडा 2, क्योंकि वेवलेंथ बदल रही है। आप लैम्बडा नहीं लिख सकते क्योंकि लैम्बडा तो 2l के बराबर है, तो लैम्बडा l के बराबर कैसे हो सकता, इसलिए हमने उसको लैम्बडा 2 से डिनोट किया। अब फॉर्मूला हमको पता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ लैम्बडा किसके बराबर है, यहाँ लैम्बडा बराबर है l के। तो क्या इस फॉर्मूले को आगे चलकर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n2 मतलब सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। अब ध्यान दें, क्या मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू ऐसे लिख सकता हूँ। और एक मरतबा यहाँ पर जो 2 है ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ,
और मल्टीप्लाई बाय 1/12 अंडर रूट टी बाय एम लिखता हूं। ये फॉर्मूला कहीं देखा हुआ है क्या? ये तो यही है फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। मतलब मैं लिख सकता हूं n2 जैसा का तैसा, यहां का 2 जैसा का तैसा, और ये आ गई हमारी फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी। मतलब सेकेंड नोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल होंगी। ये है हमारा लैम्बडा 1। ओके, समझ गए इतना? सेकेंड मोड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल होंगी। हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में क्या होगा? हार्मोनिक में आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीप्लिकेशन लेंगे। अब यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई उसको? आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब दिस इज अ सेकेंड हार्मोनिक। ये क्या है? ये सेकेंड हार्मोनिक है। ओवरटोन्स की लैंग्वेज में ये फ्रीक्वेंसी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए क्या ये फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है? जी हाँ। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है और ये एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दिस इज अ फर्स्ट ओवरटोन। ये है हमारा फर्स्ट ओवरटोन। और साथ ही ये क्या है? ये है सेकेंड हार्मोनिक। तो अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होता है। याद रहेगा ये? अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रेच स्ट्रिंग में सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होता है। अब सिंपल सवाल, अगर मुझे ऐसे 2 लूप फॉर्म करना है किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग को कहां से पकड़कर प्लग करना चाहिए, कहां से पकड़कर नीचे खींचना चाहिए? तो हम ये करेंगे कि स्ट्रिंग को ना L/2 पर फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम एक फिक्स पॉइंट ले लेंगे, कीला ठोक देंगे वहां पर, और स्ट्रिंग को यहां से पकड़कर प्लग करेंगे। मतलब L/4 से, अगर L/4 से स्ट्रिंग को प्लग किया गया और L/2 पर स्ट्रिंग को फिक्स किया गया, तो आने वाली वेव्स सेकेंड मोड में होंगे। सेकेंड हार्मोनिक मिलेगा या फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा। याद रहेंगी ये बात? इसको मैं लिख लूं क्या यहां पर? स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट L/4 and fixed at L/2। स्ट्रिंग को कहां से प्लग करना है? देखो, यहां से आपने प्लग किया ना, पकड़ के नीचे खींचे। आप यहां से करो या यहां से करो, कोई भी एक एंड से आपको देखना है। यहां से पकड़ के आपने उसको प्लग किया, अब ये लूप फॉर्म हो गया, ये लूप आगे ट्रांसफर हुआ। अब यहां से भी वही काम, इसको आपने नीचे पकड़ कर प्लग किया, तो ये वो, तो कोई भी एक एंड से देखो, किसी भी एक एंड से L/4 पर आप स्ट्रिंग को प्लग करेंगे और L/2 पर उसको फिक्स कर लेंगे, तो आपको स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होते हुए मिलेंगी, जो कि सेकेंड मोड में होंगी, या जिनका सेकेंड हार्मोनिक होगा या फर्स्ट ओवरटोन होगा। इतना समझ गया? हम आगे बढ़ते हैं थर्ड मोड की तरफ। मुझे ये मेटना चाहिए, थोड़ी ज़रूरत है बोर्ड की, मैं ये रब कर लेता हूँ। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? ये हमारी सबसे पहली डेरिवेशन है स्टेशनरी वेव से रिलेटेड। चलिए अब मान लेते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन को। थर्ड मोड, ये हमारी स्ट्रिंग वही फिक्स है। अब हम क्या करना चाहते हैं? यहां पर एक लूप फॉर्म हुआ, यहां 2 लूप फॉर्म हुए, अब हम फॉर्म करना चाहते हैं 3 लूप। तो यहां पर कौन होगा? यहां तो फिक्स है, यहां तो नोड ही आने वाला है, क्योंकि पॉइंट मूव नहीं कर सकता, मतलब यहां पर नोड आ गया। अब ये हमारा पहला लूप, ये दूसरा और ये तीसरा, इस तरह के 3 लूप यहां फॉर्म हुए। अब जरा ध्यान दें, ये वेव यहां से वापस आएंगी और स्टेशनरी वेव्स फॉर्म हो जाएंगे। इसमें कितने नोड्स हैं? ये एक नोड, ये दूसरा नोड और ये तीसरा नोड, तो 1 2 3 4, यहां पर 4 नोड्स हैं। और एंटी नोड, ये एक एंटी नोड, ये दूसरा एंटी नोड और ये तीसरा एंटी नोड। तो थर्ड मोड में कितने लूप्स फॉर्म होंगे? 3 लूप फॉर्म होंगे। कितने एंटी नोड्स होंगे? पहले हम नोड लिख रहे हैं ना, ओके, एंटी नोड्स। कितने एंटी नोड्स होंगे उसके अंदर? उसमें आने वाले एंटी नोड्स 1 2 3, तो 3 एंटी नोड्स होंगे। और कितने नोड्स होंगे? आने वाले नोड्स 4 होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये मेंशन है कि हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग यूज की, उसके अंदर 3 एंटी नोड्स और 4 नोड्स आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो थर्ड मोड ऑफ ऑसिलेशन के अंदर है। आगे बढ़े हम, चलिए। एक नोड 2 नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? λ/2। ये वाले नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? λ/2। ये वाले नोड के बीच का डिस्टेंस कितना? λ/2। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा 3 λ/2। लेकिन हम जानते हैं कि यहां वेवलेंथ बदल गई, इसलिए इसको नाम देंगे λ3/2। सही है? चलिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो अवेलेबल है।
फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू हम अवेलेबल कर सकते हैं, हमको पता है l इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर ना। तो यहाँ से लैम्बडा 3 कितना हो जाएगा, लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाय 3। सही है। चलो मैं ये पुरानी वैल्यू मेट देता हूँ हमारी डेरिवेशन ताकि आगे बढ़ सके। चलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फिर क्या मिल जाएगा, 1 बाय लैम्बडा है, मतलब 1 बाय n3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 3 अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। तो n3 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, n3 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा 3, लैम्बडा 3 कितना है 2l बाय 3, तो ये मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे लेकर चले तो n3 मिल जाएगा 3 इंटू 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। आप थोड़ा गौर करें, ये n1 का फॉर्मूला है 1 बाय 2l अंडर रूट t बाय m, तो यहाँ पे 1 बाय 2l अंडर रूट t बाय m की जगह पर क्या मैं n1 लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा n3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n1। ये हमारे पास थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला। अगर आपको वो फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी देता है और थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी पूछता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म करो। थर्ड मोड में कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 लूप फॉर्म हो रहे हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अच्छा ये बताओ ये कितना हार्मोनिक है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना मल्टीप्लायर है, ये थर्ड मल्टीप्लायर है, मतलब दिस इज अ थर्ड हार्मोनिक, दिस इज अ थर्ड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक है। अच्छा बताओ कितना ओवरटोन है, ओवरटोन माने क्या, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से बड़ी है, साथ ही साथ फर्स्ट ओवरटोन से भी बड़ी है, फर्स्ट ओवरटोन से भी बड़ी है। इसका मतलब दिस ये फ्रीक्वेंसी वहां एग्जिस्ट कर रही है, यहां हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ सेकेंड ओवरटोन। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड ओवरटोन है। इस तरह हम ये याद रख सकते हैं कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में सेकेंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक के बराबर होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग में फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक के बराबर होता है। अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करूं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं यहां यूज कर रहा हूं, मुझे पता करना है nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। जैसे फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6th हार्मोनिक के बराबर या 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर। यही फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 है, मतलब n+1। तो ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि nth ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1 इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना, n+1 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर nth ओवरटोन बन जाता है। ये सिंपल बातें आपको याद रखना है। देखिए और कुछ शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं। हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया 1 बाय 2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। इसमें कितने लूप फॉर्म हुए, इसमें एक लूप फॉर्म हुआ, इसके ऊपर 1 आया। अगर हम सेकेंड मोड की बात करें तो सेकेंड मोड में कितने लूप्स हैं, 2 लूप है, इसलिए यहां पर आप देखेंगे ना तो यहां 2 ऊपर आ रहा है, यहां पर देखें तो यहां 3 ऊपर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड मोड है या इसके अंदर 3 लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। इसलिए मैं जनरल फॉर्मूला n लूप के लिए या nth मोड के लिए n डिवाइड बाय 2l लिख सकता हूं। यहां n के माने क्या होंगे, मोड, नंबर ऑफ मोड या नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ मोड होगा या नंबर ऑफ लूप्स होंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी मोड या किसी भी लूप की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना समझा, क्लियर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मुझे 3 लूप फॉर्म करना है तो स्ट्रिंग को कहां से प्लग करना पड़ेगा। जैसे यहां पे मैंने स्ट्रिंग को कहां से प्लग किया था, लैम्बडा l/2 से, जो हमारी स्ट्रिंग है ना, तो हमने उसको कहां से प्लग किया था, स्ट्रिंग इज प्लग एट l/2 पर प्लग किया। यहां पर स्ट्रिंग को कहां से प्लग किया, l/4 पर प्लग किया। उसी तरह मुझे यहां बताइए स्ट्रिंग को कहां से प्लग करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे स्ट्रिंग को प्लग करो l/6 से। सही है ना। यहां पे देखो ये कितना हिस्सा है, ये 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स लो है ये, मतलब ये छठा हिस्सा है, मतलब l/6 से स्ट्रिंग को प्लग करो और यहाँ पे फिक्स कर लो। ये वैल्यू कितनी होंगी, ये वैल्यू होंगी l/3 और ये वाली होंगी 2l/3। तो l/3 और 2l/3 पे फिक्स कर लो, कीला ठोक दो और l/6 पर प्लग करो।
तो क्या होगा, आपको 3 लूप फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। अब जनरल फॉर्मूला इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक लूप फॉर्म करना था तो हमने L/2 पर प्लग किया, 2 लूप फॉर्म करने थे तो हमने L/4 पर प्लग किया, मतलब L/2 × 2। 3 लूप फॉर्म करने थे मतलब हमने L/6 पर, मतलब 3 × 2 पर प्लग किया। अगर मुझे n लूप फॉर्म करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, L/n × 2 पर प्लग करना पड़ेगा, काम खत्म। ये n के माने क्या है, मोड है या नंबर ऑफ लूप्स हैं। वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मुझे 5 लूप फॉर्म करने हैं तो मुझे स्ट्रिंग को कहां से प्लग करना पड़ेगा, तो n की जगह पर क्या लिख लो, 5 लिख लो, तो L/10 पर आपको स्ट्रिंग को प्लग करना पड़ेगा। आपके पास वहां हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स और मोड्स वहां फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। समझ गया? ये था हमारा पहला डेरिवेशन जो स्ट्रेट स्ट्रिंग के ताल्लुक से था। जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, n = 1/2L√T/μ। अगर नंबर ऑफ मोड्स बढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज होगा, n = n/2L√T/μ। और एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है ये है nth ओवरटोन का फॉर्मूला, nth ओवरटोन = n+1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यहाँ के केस में सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होता है, थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन के बराबर होता है, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन के बराबर होता है। मतलब हार्मोनिक्स और ओवरटोन में 1 नंबर का डिफरेंस चल रहा है, ओवरटोन 1 नंबर पीछे चल रहा, हार्मोनिक्स 1 नंबर आगे जा रहा। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे सकता है। द स्ट्रेट स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ 5th हार्मोनिक, तो आपको समझना चाहिए कि वहां 5 टाइम्स ऑफ n करना है। या वो अगर ये कह दे द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ 7th ओवरटोन, अगर वो 7th ओवरटोन कर रहा है तो आपको 8 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रहेगा ना? इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको क्वेश्चंस के सॉल्व करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया वो ये था n = 1/2L√T/μ। यहाँ n के माने हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, L यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, T टेंशन इन द स्ट्रिंग है, और म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम वहाँ कंसीडर करेंगे कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हम लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ मतलब आपने वायर की लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ऐसे चेंजेस किए हैं कि आपने टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को यूनिफॉर्म रखा। अगर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ पहले जितना ही है, आपने बदला है सिर्फ लेंथ को। अगर लेंथ बदल रही है मतलब T और म्यू कांस्टेंट है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। मतलब यहां मिल जाएगा NL इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। मतलब मैं लिख सकता हूं कि N1L1 इज इक्वल टू N2L2, दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर वो क्वेश्चन में आपको देता है कि हमने सिर्फ वायर की लेंथ बदली है, टेंशन नहीं बदला, वायर का मटेरियल चेंज नहीं किया। अगर वायर का मटेरियल चेंज नहीं होता है मतलब म्यू मास पर यूनिट लेंथ उसकी यूनिफॉर्म रहेंगी। अगर टेंशन नहीं बदला, मास पर यूनिट लेंथ नहीं बदला, सिर्फ लेंथ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू नई फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये कहलाया जाता है लॉ ऑफ लेंथ। इसके बाद वाला एक लॉ है जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ टेंशन। मतलब आपने क्या किया, आपने सिर्फ उस वायर का टेंशन बढ़ाया या घटाया है। इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट है या ये यूनिफॉर्म है, जितनी पहले थी उतनी ही वैल्यू है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ये बात लिख ले कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अगर मेरे पास 2 टेंशन दिए हुए हैं कि पहले टेंशन इतना था, बाद में टेंशन इतना हुआ, पहले की फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो पता करो बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे N1/N2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाई T2। इस रिलेशन के हिसाब से उन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वहां पर लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो भी चेंज हो रही है तो हम उस इक्वेशन को डिवाइड करके बाकी कैलकुलेशंस करेंगे। तीसरा एक सिंपल चीज, मास पर यूनिट लेंथ बदल रहा हो तो लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, लॉ ऑफ मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ के बदलने के माने ये है कि म्यू बदल रहा हो या वायर का मटेरियल बदल रहा हो। अगर मटेरियल बदल रहा होगा तो मास पर यूनिट लेंथ भी बदलने वाला है। इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू।
अगर मेरे पास दो अलग अलग मटेरियल की मास पर यूनिट लेंथ दी हुई है या उनका मास और उनकी लेंथ दी हुई है, तो मैं मास को लेंथ से डिवाइड कर लूंगा, मास पर यूनिट लेंथ ऑब्टेन हो जाएंगी। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n1/n2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ2 डिवाइड बाय μ1। ये फार्मूला उस वक्त यूज होगा जब हमारे पास लेंथ और टेंशन कांस्टेंट है लेकिन मास पर यूनिट लेंथ बदल रहा हो। इसके माने ये है कि मटेरियल बदल रहा हो। अब एक बहुत अच्छा लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडियस। क्या कहते हैं आप लोग? फ्रीक्वेंसी रेडियस के साथ कैसे डिपेंडेंट है? क्या रेडियस बदलने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क आएगा? आपने पहले एक वायर लिया था मोटा जिसका रेडियस या डायमीटर ज़्यादा था, अब आपने वायर को पतला कर लिया, उसका रेडियस या डायमीटर छोटा हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम बेसिक फार्मूला लेकर चलते हैं। चलिए ये फार्मूला हमारे पास है, मतलब n इज इक्वल्स टू, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ी जगह ज़्यादा लगेंगी, n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय म्यू। इसको मैं आगे लेकर चलता हूँ, ये 1/2l जैसा का तैसा, स्क्वायर रूट ऑफ t जैसा का तैसा। ये जो म्यू है ना, म्यू मतलब क्या? म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मैं मास और उसके डिवाइड वाला जो लेंथ है ना उसको लेकर आ जाता हूँ न्यूमरेटर में, मतलब ये न्यूमरेटर में लेंथ आ जाएंगे। ये म्यू के माने होंगे मास पर यूनिट लेंथ। अब मुझे चाहिए मास इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। मास किसके फॉर्म में चाहिए? मास चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि मास को हम लिखेंगे 1/2l जैसा का तैसा, अंडर रूट t जैसा का तैसा, लेंथ जैसा का तैसा। मास मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी? वायर की डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? वायर का वॉल्यूम। अब जरा ध्यान दें, वायर जो हमारा होगा वो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप में होगा, बहुत लंबा। अगर मुझे इस वायर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी के साथ। तो मैं वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 1/2l अंडर रूट t इंटू एल डिवाइड बाई डेंसिटी जैसी की तैसी। वॉल्यूम की जगह पर क्या मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूँ? ये वाला लेंथ कैंसिल, मतलब हमारे पास फॉर्मूला मिला n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट t डिवाइड बाय रो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो डेंसिटी इंटू पाई डी स्क्वायर लिख सकता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर लिखा जा सकता है, या वो इस तरह भी लिख सकता है 1/2l अंडर रूट t डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू π/4 डी स्क्वायर आना चाहिए, या तो पाई स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर r स्क्वायर है, जब ये बाहर आ जाएगा तो r स्क्वायर रूट के बाहर आकर r बन जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी और रेडियस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए गलती यहाँ क्या होती है, हमको इतना तो याद रहता है कि r इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमको आदत होती है स्क्वायर रूट के अंदर लेने की। r स्क्वायर रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन के साथ है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर, या तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ रेडियस की जगह डायामीटर भी आ सकता है। दिस इज द रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे वेरी करेंगी, तो इनवर्स रिलेशन बनता है। जितना ज़्यादा रेडियस या डायामीटर होगा उतनी कम वहाँ पर फ्रीक्वेंसी फॉर्म होगी। ये लॉ बहुत अहम है, याद रखना है इसको। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल्स टू r2 डिवाइड बाई r1, या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल्स टू डायामीटर डिवाइड बाई डायामीटर 1। रेडियस का हो या डायमीटर का हो बात एक ही होगी। डबल और हाफ का रिलेशन दोनों के बीच में बनता है। एक और रिलेशन आप यहाँ डिराइव कर सकते हैं, वो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल के साथ। तो इसको मैं कहूँगा लॉ ऑफ डेंसिटी। लॉ ऑफ डेंसिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डेंसिटी के अंदर हम फ्रीक्वेंसी का डेंसिटी के साथ रिलेशन देखेंगे। तो आपने यहाँ देखा कि फ्रीक्वेंसी और डेंसिटी एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन के साथ है, लेकिन डेंसिटी स्क्वायर रूट के अंदर है। मतलब मैं लिखूंगा कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो, मतलब n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ रो2 डिवाइड बाई रो1। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएशंस दिए हुए हैं तो कि लेंथ बदल रही है, रेडियस बदल रहा है, डेंसिटी बदल रही है, टेंशन बदल रहा है, अलग अलग चीज़ें वहाँ वेरी कर सकती हैं। इसका एक और फार्मूला बन सकता है, वहाँ हमने मास अटैच किया था। इससे पहले आपको याद होगा, यहाँ हमने एक स्ट्रेच स्ट्रिंग ली, यहाँ पे हमने पुली अटैच की, यहाँ पे एक मास है, तो यहाँ आने वाला टेंशन किसके बराबर हो जाएगा?
mg के बराबर हो जाएगा। अगर मैंने इसको वाटर के अंदर डाल दिया तो यहाँ वाटर के अंदर जाने के बाद मास कम हो जाता है, तो वहाँ फॉर्मूला मिलता है 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू जी। वो फॉर्मूला यहाँ यूज किया जा सकता है। ओके, चलिए ये थे हमारे बेसिक वेरिएशंस जो हम लॉ ऑफ स्ट्रिंग के अंदर देख सकते हैं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास है पेज नंबर 816, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग नाम का एररलेस के अंदर एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, उसके अंदर के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले देखते हैं। द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए मेटल वायर इज डबल्ड। लेंथ डबल हुई मतलब बाद वाली लेंथ इज डबल ऑफ फर्स्ट वाली लेंथ। साथ में उसने कहा कि बाद वाला डायमीटर भी पहले वाले डायमीटर का डबल हो गया। सही है ना? इस 2 टाइम्स ऑफ d1 ऐसी कंडीशन में लिख सकता हूं। आगे बढ़े। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल चेंज फ्रॉम n टू, मतलब पहले वाली फ्रीक्वेंसी n थी, अब बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएंगी उसने पूछा है। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमने नाम दिया है, पहले वाली लेंथ को L1, बाद वाली लेंथ को पहले वाली लेंथ को L1, पहले वाले डायमीटर को D1, तो हम पहले वाली फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे N1 और बाद वाली फ्रीक्वेंसी को नाम देंगे N2। ठीक है, चलिए अब हमको कुछ रिलेशन पता है। लेंथ के बदलने के साथ फ्रीक्वेंसी कैसे बदलती है? लेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। उसी तरह डायमीटर का भी इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं दोनों को मिला लूं तो मेरे पास फॉर्मूला मिलेगा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनटू डायमीटर। यहाँ आप रेडियस लो या डायमीटर लो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक्चुअली ये डायमीटर अंदर आ रहा था स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन वो डायमीटर का स्क्वायर था, वो बाहर आकर डायमीटर बन गया। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल्स टू हाउ मच? L1 D1 डिवाइड बाई L2 D2। क्या ये चीज सही है? चलिए तो n2 क्या हो जाएगा? n2 डिवाइड बाई n1 इज इक्वल्स टू L1 D1 जैसे के तैसा। L2 कितना है? L2 है 2L1 और D1 कितना है? D1 है 2D1। ये L1 L1 D1 D1 खत्म, मतलब n2 क्या बचा? n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 इंटू 2, दैट मीन्स n2 बाय n1 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4, दैट मीन्स n2 इज इक्वल्स टू पहले वाली फ्रीक्वेंसी का 1/4 टाइम्स, यानी 4 टाइम्स वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगी। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट? ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 817। स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दिया उसने क्वेश्चन नंबर 3 में, स्ट्रिंग की लेंथ दिया कितनी है? 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। ठीक है, आगे बढ़ो। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स। स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है कितने सेगमेंट्स में? 5 सेगमेंट में स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रही है। मतलब ये 5th मोड ऑफ ऑसिलेशन है। मतलब कितने लूप फॉर्म हो रहे हैं? 5 लूप वहां पर फॉर्म हो रहे हैं। सही है ना? याद है ना ये चीज? ठीक है, 5th सेगमेंट्स वहां प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसने कहा है कि वेव की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, कि इस मोड में उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। चलिए हम ध्यान देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth मोड ऑफ ऑसिलेशन? n का फॉर्मूला मिलेगा n इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय 2L अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय म्यू। nth मोड के लिए या n सेगमेंट्स फॉर्म होने के लिए यहाँ कितने सेगमेंट फॉर्म हुए? 5 सेगमेंट फॉर्म हुए। मतलब मैं यहाँ पर कैपिटल N इज इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूँ। चलिए तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलेंगी? 5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ L कितना है? L है 10 अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय म्यू। ये क्या है? t डिवाइड बाय अंडर रूट t डिवाइड बाय वो, ये है वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव जो कि हमारे पास डायरेक्टली गिवन है। तो क्या मैं इसको यहाँ पे वेलोसिटी लिख लूँ सिंपली? तो क्या मिल जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 20 और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 20, तो ये 20 कैंसिल, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आएंगी? 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की बन जाएंगी। समझा ये क्वेश्चन? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन। ए स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर लेंथ, तो लेंथ दिया हुआ है उस स्ट्रेच स्ट्रिंग की, 1 मीटर उसका लेंथ है और मास की वैल्यू गिवन है स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाउ मच? 5 इंटू 10 टू द पावर -4 kg। ये उसका मास दिया हुआ है। इज हैविंग टेंशन ऑफ 20 न्यूटन, तो उस वायर में आने वाला टेंशन कितना है? 20 न्यूटन का उस वायर में टेंशन आया। इफ इट इज प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लग्ड एट 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे आपने उसको प्लग किया फ्रॉम वन एंड, देन इट विल वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसी। तो वो किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन करेंगी ये हमको पता करना है। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है, हमको अभी ये पता करने की ज़रूरत है कि ये किस मोड में ऑसिलेशन कर रहा है या इसमें कितने लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, अब देखिए उसकी पूरी लेंथ है 1 मीटर,
1 मीटर के माने क्या होते हैं? 1 मीटर के माने 100 सेंटीमीटर्स के होते हैं। तो कहूँ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, बात एक ही है। आपने इसको प्लग किया 25 सेंटीमीटर पे, मतलब पूरी लेंथ का 1/4 पार्ट पर आपने उसको प्लग किया है। जरा याद करो, जब मैं L/4 पर प्लग करूं, मतलब L/2 इंटू 2 पर प्लग करूं, तो कितने लूप्स फॉर्म होंगे? आपको याद होगा जो मैंने फॉर्मूला बताया था, तो 2 लूप्स वहां पर फॉर्म होने वाले हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 25 सेंटीमीटर पर प्लग करने की वजह से नंबर ऑफ लूप्स जो फॉर्म होंगे दैट विल बी 2, 2 लूप वहां पर फॉर्म होंगे। अब मेरे पास लूप्स की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेता हूं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? n/2L √T/μ। यहाँ n के माने क्या है? n के माने नंबर ऑफ लूप्स हैं या तो मोड्स ऑफ ऑसिलेशन है। चलिए n की जगह पर क्या लिखूं? कैपिटल N नंबर ऑफ लूप्स है 2, तो 2/2L √, टेंशन कितना है उसमें? 20 न्यूटन। और म्यू के माने क्या है? म्यू के माने मास पर यूनिट लेंथ के हैं। उसका मास है 5 × 10⁻⁻4 और लेंथ है 1 मीटर। तो अगर मैं मास को लेंथ से डिवाइड करूं तो आंसर इतना ही आने वाला है। इसलिए म्यू की जगह पर मैं मास पर यूनिट लेंथ 5 × 10⁻⁻4 लिख सकता हूं। याद रखें ये म्यू के माने मास नहीं है, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ और मास इक्वल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। चलिए लेंथ कितना गिवन है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 × लेंथ कितनी गिवन है? उसकी लेंथ है 1 मीटर, तो ये 2 कैंसिल, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचा? 5 4 20, तो 4 × 10⁻⁻4, तो 4 बाहर आकर कितना मिल जाएगा? 4 बाहर आकर 2 मिल जाएगा, और 10⁻⁻4 ऊपर जाकर +4 हो गया, ये बाहर आकर मिल जाएगा 10⁻+2। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ गई? 200 हर्ट्ज। तो हमारे वायर की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज हो जाएंगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ ए वेव ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ द मास डेंसिटी 0.04। तो क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहली चीज जो उसने दिया, मास डेंसिटी दिया। मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी जिसको हम कहेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, किलोग्राम मीटर इनवर्स उसका यूनिट है, मतलब वो म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ। कितनी वैल्यू दिया है? उसकी वैल्यू है 0.04 किलोग्राम पर मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़े। इस गिवन बाय इक्वेशन दिया है उसने, y is equals to how much? 0.02 sin of under the bracket 2 pi inside the bracket of t upon 0.04 minus x upon 0.05, 0.5 सिर्फ, ब्रैकेट क्लोज, बराबर लिखा ना मैंने इक्वेशन? 0.04 x upon 0.5। ठीक है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, हमको पता करना है टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा हमको पता करना है। चलिए इक्वेशन दिया है, उसके थ्रू हम टेंशन पता करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सोचें टेंशन पता करने के लिए हमको ज़रूरत किसकी है? हमको ज़रूरत है वेलोसिटी का फॉर्म। जैसे अगर हम सोचें स्ट्रिंग का, यहाँ पे उसने मेंशन किया है स्ट्रिंग के अंदर वेव्स फॉर्म हो रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर अगर वेव्स फॉर्म हो रहे हैं तो वहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v = √T/m। हमको म्यू तो दिया हुआ है, टी अननोन है। अगर हमको वेलोसिटी किसी तरह पता चल जाए, किसी तरह वेलोसिटी पता चल जाए तो हमारा पूरा काम आसान हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताती है? y = a sin of 2 pi स्मॉल t by कैपिटल T माइनस x by लैम्बडा। करेक्ट? ओके, कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल T is equals to 0.04 एंड लैम्बडा is equals to 0.5। इज इट करेक्ट? चलिए अगर कैपिटल T है, लैम्बडा है, तो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला सोचता हूं, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा? v = n लैम्बडा, या तो लैम्बडा डिवाइड बाय कैपिटल T। सही है ना? वेलोसिटी जैसे का तैसा, लैम्बडा कितना है? 0.5 और कैपिटल T कितना है? 0.04। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या मिल जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 4। सही कर रहा हूं मैं? देखो मैंने 2 से डेसिमल आगे लिया तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 0.5 का 50 और 5 बना, फिर 50 बना, 0.04 का 0.4 बना, फिर 4 बन गया, तो 50/4 लिख सकता हूं ना मैं इसको। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी? इसको ऐसे ही रखता हूं मैं। वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला है v = √T/μ। करेक्ट? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं तो फॉर्मूला मिलेगा v² = T² / T² नहीं, सिर्फ T/μ, स्क्वायर रूट हट जाएगा। वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू रख देता हूं 50/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टेंशन कितना है? टेंशन तो पता करना है। मास पर यूनिट लेंथ कितना है? 0.04 है। सही? चलिए 50 का स्क्वायर कितना होगा? 2500 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16।
सही है, इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई, क्या मैं यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकता हूँ? क्या होगा फिर? अभी ये टेंशन यही रहा, ये 4 इंटू 10 टू द पावर मल्टीप्लाई में है तो 2500 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाई 16। क्या ये सही है? ये 2 0 और ये 10 टू द पावर -2 खत्म, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना बचा? t इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4। तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आएगी? 4 6 जा 24, एक बचा तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 6.25 न्यूटन वहां पे टेंशन आना चाहिए। ये एक और टाइप का क्वेश्चन है जो स्ट्रेट स्ट्रिंग के केस में पूछा जा सकता है। 21, इन ऑर्डर टू डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट, मतलब क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बाद वाली फ्रीक्वेंसी पहले वाली फ्रीक्वेंसी का डबल करना है। एक्चुअली फंडामेंटल मोड ही डबल करना है। तो मान ले पहले वाली फ्रीक्वेंसी n1 थी, बाद वाली फ्रीक्वेंसी n2 है, आप उसको डबल करना चाहते हैं। द लेंथ इज रिड्यूस टू 3/4 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, मतलब बाद वाली लेंथ कितनी है? 3/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ है। ओके, एंड द टेंशन इज चेंज, टेंशन को चेंज किया गया। द फैक्टर बाय विच द टेंशन टू बी चेंज इज, उसने पूछा है कि टेंशन को किस फैक्टर से बदलना पड़ा होगा। मान लेते हैं कि टेंशन को बदलना पड़ा x फैक्टर से, हम ये कहेंगे कि टेंशन को x फैक्टर से 1/2 से, मतलब x यहाँ पर वो फैक्टर है जिससे हमने टेंशन को चेंज किया है। ओके, और ये x हमको पता करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं फ्रीक्वेंसी का रिलेशन विथ लेंथ और टेंशन क्या है, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें बदल रही, तो आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही है, चलिए, मतलब मैं लिख सकता हूं कि n2 डिवाइड बाय n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t2 डिवाइड बाय t1 इंटू l1 डिवाइड बाय n2। देखो, टेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन, यहाँ n2 तो यहाँ l2। चलो, n2 कितना है? n2 है 2 टाइम्स ऑफ n1, तो n1 को ऐसे ही रखता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ t2 बाय t1 को ऐसे ही रखता हूं मैं, इंटू l1 बाय l2, l1 तो वैसे ही है, l2 कितना किया आपने? L2 कर लिया है 3/4 टाइम्स ऑफ L1। ओके, ये L1 के साथ कैंसिल हो गया, ये N1 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहां बचा है 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाई T1 इंटू ये है 1/3/4, ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। सही, चलिए ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, 2 पहले से ही यहाँ था, ये 3 आ गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाई T1। करेक्ट, चलिए, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचा है 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T2 डिवाइड बाई T1। हम स्क्वायर कर लेंगे तो बन जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू T2 बाई T1, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 9/4 टाइम्स ऑफ T1। T2 कितना है? 9/4 टाइम्स ऑफ T1 है। यही तो वो फैक्टर है जो हमको पता करना था, मतलब T1 को अगर 9/4 से चेंज करेंगे, उसका फैक्टर है वो, इसका मतलब x जो फैक्टर से हमको बदलना था उसकी वैल्यू 9/4 है। सो विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट वन? ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन डी। समझा ये क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 3 सिमिलर वायर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 n2 एंड n3 आर जॉइंड टू मेक वन वायर। 3 अलग अलग वायर हैं, पहले की फ्रीक्वेंसी है n1, दूसरे की है n2, तीसरे की है n3। इन तीनों को ज्वाइन करके हमने एक वायर बनाए हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है n। तो उसने कहा है कि रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान दें। मान लीजिए ये हमारा पहला वायर है, इसकी लेंथ है L1, उसकी फ्रीक्वेंसी है n1। इसके ज्वाइन किया गया दूसरा वायर, उसकी लेंथ है L2, फ्रीक्वेंसी है n2, और ज्वाइन किया गया तीसरा वायर जिसकी लेंथ है L3 और फ्रीक्वेंसी है n3। इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट लेंथ आ गई L और रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आ गई n। अब उसने पूछा है कि ऐसे 3 वायर को ज्वाइन करने के बाद रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगी उसका रिलेशन क्या होगा। चलिए ठीक है, ये सारे के सारे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स है। हमको पता है स्ट्रेच स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी और लेंथ का रिलेशन, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, बराबर ना। मतलब मैं लिख सकता हूं कि n इंटू L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर मैं इस कांस्टेंट को k कह दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि n इंटू L पूरी स्ट्रिंग के लिए बराबर होगा, कांस्टेंट k तो नहीं बदलेगा, फ्रीक्वेंसी और लेंथ बदल सकती है। मतलब n1 L1 इज इक्वल टू n2 L2 इज इक्वल टू n3 L3 इज इक्वल टू k। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? सिंपल है। देखो, अगर मैं यहां से आपको L का फॉर्मूला पूछूं तो आप कहेंगे L इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n।
उसी तरह मैं आपसे पूछता हूं L1 का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे K डिवाइड बाय N1। उसी तरह मैं आपसे फॉर्मूला पूछता हूं L2 का, तो आप कहेंगे K डिवाइड बाय N2। और उसी तरह L3 का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, K डिवाइड बाय N3। हमको पता है टोटल लेंथ किसके बराबर है, सबके इंडिविजुअल लेंथ के एडिशन के बराबर है, सही है। तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 लिखा जा सकता है। L मतलब क्या, L मतलब K डिवाइड बाय स्मॉल n। स्मॉल n क्या, जब आप तीनों को ज्वाइन कर लेंगे जो वायर बनेगा उसकी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी n है। L1 क्या है, L1 है K डिवाइड बाय N1, और L2 क्या है, K डिवाइड बाय N2, और L3 क्या है, K डिवाइड बाय N3, सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा, K डिवाइड बाय N इज इक्वल टू K कॉमन टेक आउट दिस साइड 1 बाय N1 प्लस 1 बाय N2 प्लस 1 बाय N3। यहाँ का K खत्म, मतलब 1 बाय N इज इक्वल टू 1 बाय N1 प्लस 1 बाय N2 प्लस 1 बाय N3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी। आप इस तरह अगर मल्टीपल वायर्स आपने ज्वाइन किए हैं तो उसकी रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी को पता कर सकते हैं। 1 बाय N इज इक्वल टू 1 बाय N1 प्लस 1 बाय N2 प्लस 1 बाय N3। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जो फॉर्मूला रेजिस्टेंसेस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में था वो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर के लिए बन रहा है। ऐसे वो अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इतना समझे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है IIT JEE के अंदर से। A transverse sinusoidal wave moves along a string in the positive x direction at the speed of 10 centimeters. The wavelength of the wave is इतना amplitude वगैरह सब दिया है। The velocity of point P when its displacement is 0.05। चलिए जो वेव दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास वेव है, ओके, और उसने पॉइंट P मेंशन किया है, पॉइंट P यहाँ पर है। You have to find the velocity of that point P, और उसने कहा है कि वेव जा रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। ये हमारा x एक्सिस होता है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव इस तरफ से आगे बढ़ रही है। अब ध्यान दें, उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है इस पार्टिकल की वेलोसिटी, मतलब वो पूछना चाहता है जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी, सही है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड देखो गिवन है, आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालकर ओमेगा निकाल सकते हैं, x की वैल्यू गिवन है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे ना, तो ऑप्शन सारे के सारे √3/50 ही हैं, सारे ऑप्शन √3/50 ही हैं। सिर्फ नीचे के दो ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है, वहां पे √3/50 पाए आई कैप और उसमें माइनस आई कैप आ रहा है। आई कैप के माने क्या है, आई कैप के माने पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करना या निगेटिव x डायरेक्शन में मूव करना। हमारा पार्टिकल तो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकते। अब बढ़ते हैं ऑप्शन ए और बी की तरफ। अब थोड़ा ध्यान दें, यहाँ ऑप्शन जे कैप के फॉर्म में है, एक है प्लस जे कैप, एक है माइनस जे कैप। प्लस जे कैप के माने क्या, वो पॉजिटिव y एक्सिस में होगा, माइनस जे कैप के माने निगेटिव y एक्सिस में होगा। अब सवाल ये है, ये पार्टिकल अगले इंस्टेंट पे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इसमें हमारे लिए बात आती है वेलोसिटी ऑफ द वेव की। वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव है, मतलब उस डायरेक्शन में एनर्जी सप्लाई की जा रही है या एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है। मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मैक्सिमम एनर्जी है, थोड़ी देर के बाद ये एनर्जी इस डायरेक्शन में जाएंगी पॉजिटिव x, मतलब ये पार्टिकल ऊपर जाने वाला है। इसका मतलब P कहाँ जाने वाला है, P जाने वाला है ऊपर, तो P जाने वाला है ऊपर, तो जे कैप का माइनस जे कैप होना चाहिए। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट वन। ये क्वेश्चन दिखने के लिए मुश्किल, सॉल्व करने के लिए बहुत आसान, 10 सेकंड से कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जेई का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 2 वायर्स आर इन यूनिसन। 2 वायर यूनिसन है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सेम है। इफ द टेंशन इन वन ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय 2%, तो टेंशन को इंक्रीज किया गया कितने से, 2% से, मतलब इंक्रीज इन टेंशन दिया है 2%, डेल्टा टी की वैल्यू 2% है, ओके, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2%। 5 बीट्स पर सेकेंड आर हियर, तो कितने नंबर ऑफ बीट्स है, 5 बीट्स पर सेकेंड, तो एक सेकेंड में 5 बीट सुनाई दिए। द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वायर इज, तो हमको इनिशियल फ्रीक्वेंसी पूछा है। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रिंग के अंदर आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे n इज 1/2L अंडर रूट टी बाय म्यू। यहाँ पे क्या बदल रहा है, सिर्फ टेंशन बदल रहा है, मतलब मैं लिख सकता हूँ कि n इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी। अगर हम यहाँ एरर्स का फॉर्मूला यूज करें तो डेल्टा n बाय n इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई टी हो जाएगा, क्योंकि एरर्स के अंदर जो पावर होता है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई में आ गया डेल्टा t बाई टी।
उसने क्या कहा है 2% से चेंज हुआ हमारा टेंशन। जब भी परसेंट आता है वो हमेशा इनिशियल के साथ कंपैरिजन में आता है। 2% ऑफ ओरिजिनल, इसका मतलब डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू 2% है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू 2%। ओके, ये 2 खत्म, मतलब डेल्टा एन बाय एन इज इक्वल टू 1, यहाँ परसेंट आ जाएगा, मतलब डेल्टा एन इज इक्वल टू हाउ मच 1% ऑफ n। 1% ऑफ n मतलब क्या 0.01 टाइम्स ऑफ n। ये n मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। डेल्टा n, जरा ध्यान दें, टेंशन की वैल्यू 2% से बढ़ रही है, मतलब टेंशन इंक्रीज हो रहा है। अगर टेंशन इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होना चाहिए। तो क्या मैं डेल्टा n को बाद वाली फ्रीक्वेंसी माइनस पहले वाली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना ऐसा। तो क्या मिल जाएगा ये n2 इज इक्वल टू n1, ये माइनस वाला इधर चला गया, n1 प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ स्मॉल n। ये इक्वेशन हमको याद रखना है कि n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 0.01 टाइम्स ऑफ n1, ये भी n1 ही है, मतलब n2 इज इक्वल टू 1.01 टाइम्स ऑफ n1। इतना ठीक। अब उसने कहा क्या? उसने कहा कि 5 बीट्स आपको सुनाई दिए, 5 बीट्स सुनाई दिए मतलब 2 फ्रीक्वेंसी का माइनस। पहले बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे, n2 बड़ा है, मतलब n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 5, इस तरह वो कहना चाह रहा है। n2 कितना है 1.01 टाइम्स ऑफ n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 5। सही, यहां से n1 कॉमन निकाल दो तो क्या बचा 1.01 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स n1 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स n1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 500 हर्ट्ज। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होंगी। इस तरह हम टेंशन इन द स्ट्रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन इसके बाद भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लोज पाइप, ओपन पाइप को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, थैंक यू।